हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोग इकट्ठा होकर सिर्फ एक ही नारा लगा रहे हैं, राजतंत्र लाओ, देश बचाओ। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि नेपाल के पॉलिटिक्स में एक नए मोड़ की शुरुआत है। साल 2008 में जब नेपाल ने डेमोक्रेसी को अपनाया था, तब लोगों ने सोचा था कि नए युग की शुरुआत हो रही है, एक ऐसे नेपाल का सपना जो करप्शन फ्री, स्टेबल और डेवलप्ड होगा। लेकिन आज वही लोग मोर्चे के वापसी की मांग कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या नेपाल की डेमोक्रेसी फेल हो गई है, या फिर ये सिर्फ एक इमोशनल नॉस्टैल्जिया है? समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेपाल पॉलिटिक्स ट्रांजिशन एंड इट्स फेल्योर। साल 2018 में जब नेपाल ने मोनार्ची हटाई तो उम्मीद ये थी कि डेमोक्रेसी नए विकास और सुधार लाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन और इकोनॉमिक क्राइसिस ने लोगों को निराश कर दिया। नेपाल में हर कुछ महीने में गवर्नमेंट बदलने लगती है और नेता अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं। इसके चलते पॉलिटिक्स इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती और देश का विकास रुक सके। एक और बड़ी प्रॉब्लम है करप्शन का। बहुत सारे लोग मानते हैं कि डेमोक्रेसी के आने के बाद करप्शन बढ़ गया है। कई पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आज नेपाल के लोगों को लगता है कि मोनार्ची के टाइम पे एटलीस्ट एक स्टेबल लीडरशिप थी जो देश को एक डायरेक्शन में ले जा रही थी। Why is the demand for the return of monarchy growing? एक तरफ जहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाए, वहीं दूसरी तरफ एक सेक्शन ऐसा है जो मोनार्ची को सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बल्कि एक कल्चर और रिलीजियस आइडेंटिटी के फॉर्म में देखता है। नेपाल 2008 से पहले एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन अब ये सेक्युलर हो गया है। ये चेंज है कि लोगों को पसंद नहीं आया, स्पेशली उन्हें जो नेपाल को एक हिंदू किंगडम के फॉर्म में देखना चाहते हैं। पिछले कुछ महीनों में हजारों लोग काठमांडू और दूसरे सिटीज में मोनार्ची और हिंदू राष्ट्र की वापसी के लिए प्रोटेस्ट कर चुके हैं। उनका कहना है कि मोनार्ची एक नेशनल यूनिटी का सिंबल थे जो आज की डेमोक्रेसी प्रोवाइड नहीं कर पा रही। द इंडिया चाइना गेम, राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन नेपाल पॉलिटिक्स। नेपाल सिर्फ अपने अंदर के प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहा, बल्कि उसके जियोपॉलिटिक्स ने भी मोनार्ची की वापसी की मांग को और बढ़ावा दिया है। एक तरफ चाइना है जो नेपाल को अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाहता है, और दूसरी तरफ इंडिया है जो हमेशा नेपाल के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन रखना चाहता है। डेमोक्रेसी के आने के बाद नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज पर चाइना और इंडिया का प्रेशर बढ़ गया। लोग अब ये मानने लगे हैं कि नेपाल की सॉवरेनिटी खतरे में है। एक मोनार्ची सिस्टम वापस आने से एक ऐसा लीडर मिलेगा जो किसी भी फॉरेन पावर के प्रेशर में आए बिना सिर्फ नेपाल के भले के लिए डिसीजन ले सके। राजा एक नेशनलिस्ट आइकॉन बन सकता है जो किसी भी एक्सटर्नल पावर के इंटरफेरेंस को कम कर सके। कैन मनी मेक अ कमबैक इन नेपाल? आज मोनार्ची सिर्फ एक डिबेट नहीं बल्कि नेपाल के पॉलिटिकल फ्यूचर का एक बड़ा सवाल बन चुका है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी जो मोनार्ची और हिंदू राष्ट्र की वापसी को सपोर्ट करती है, पार्लियामेंट में कुछ सीट जीत चुकी है। अगर लोगों का सपोर्ट बढ़ता रहा तो मोनार्ची वापस लाने का प्रेशर डेमोक्रेटिक सिस्टम पर बन सकता है। लेकिन मोनार्ची एक मैजिक वेंड नहीं है जो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। क्या एक राजा करप्शन को रोक सकेगा? क्या मोनार्ची इकोनॉमिक क्राइसिस को खत्म कर सकती है? ये सवाल तब भी खड़े होंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाहे मोनार्ची आए या डेमोक्रेसी बनी रहे, नेपाल तभी आगे बढ़ सकता है जब गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग और
करप्शन को पूरी तरह से खत्म किया जाए। मोनार्ची की वापसी की मांग सिर्फ एक इमोशनल और नॉस्टैल्जिक वेव नहीं, बल्कि नेपाल के लोगों का करंट डेमोक्रेटिक सिस्टम पर विश्वास उठने का सिग्नल है। लोग स्टेबिलिटी, ग्रोथ और एक क्लियर लीडरशिप चाहते हैं, जो चीज डेमोक्रेसी नहीं दे पा रही है। उनका जवाब लोग मोनार्ची में ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या मोनार्ची सच में एक सोल्यूशन है या फिर सिर्फ एक इल्यूशन है जो सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक चैप्टर बनेगा? ये देखना अभी बाकी है, पर एक बात क्लियर है, नेपाल एक नए पॉलिटिकल फेज की तरफ बढ़ रहा है, जहां मोनार्ची का भविष्य तय होगा। आने वाले कुछ साल नेपाल के लिए सबसे क्रिटिकल होने वाले हैं। अब इस पर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।